जी, आपने अब तक रजाइयाँ नहीं निकाली? कोने में पड़ा ठिठुरता रहता है। अरे क्या थोड़ा सा चक्कर। वह हलवा लेकर सबको देने के लिए जाती, ननद के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। आपके पास कतरन होगी? हाँ बहन जी, बोना कतरने एक साइड पे रखी हुई क्या हैं। करोगी कतरन का? वो तो कबाड़ा होता है। अपनी किस्मत पर अफसोस होता है और एक बोरी भरकर कतरन की दर्जे से ले आती हैं। लोग तो फिर बातें करेंगे ही। रूपा ने अभी अभी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तो घर वालों ने उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी थी। शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। रूपा बेटा, जो तूने ससुराल के लिए लेना है दिल खोल कर ले जाओ। हम बाजार चलते हैं, हम शॉपिंग करेंगे ढेर सारी तुम्हारी शादी के लिए। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं लेना। आपने मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो भी तो अमीर होंगे ना। उनके पास बिस्तरे और मेरे लिए ज़रूरी सामान तो होगा ही। नहीं बेटा, बिस्तरे तो मायके वाले देते हैं। किसी लड़की को 7 बिस्तरे मिलते हैं तो किसी लड़की को 11 बिस्तरे दिए जाते हैं। बिस्तरों में रजाइयाँ होती हैं, चादरें होती हैं और पिल्लो वगैरह होते हैं। बेटा, ये तो हम तुम्हें देंगे ही। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, यही काफ़ी है। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी साधारण तरीके से हो और मुझे आपसे कोई भी सामान नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के लिए अब पैसे जोड़ें और खुद अच्छी ज़िंदगी गुजारें। माँ तो चाहती थी कि रूपा को ढेर सारा पैसा और बिस्तरे दे, लेकिन रूपा की ज़िद के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्हें चुन्नी चढ़ाकर रूपा को बिल्कुल साधारण तरीके से ससुराल भेजना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो पहले से ही थोड़े से गरीब थे। क्योंकि जो लड़का था उसका बाप अपाहिज था, इसीलिए वो ज़्यादा कमा नहीं पाया और उस पर अपनी बहन की शादी का बोझ भी था। शादी की पहली रात रूपा को पतली सी चादर दी जाती है, तो वो अपने पति से कहती है, ए जी, आपने अब तक रजाइयाँ नहीं निकाली? हमें तो भाई बहुत ठंड लगती है, हमने तो कब की रजाइयाँ निकाल ली हैं। वो सब तो रूपा माँ को पता है, माँ ही देगी जो देगी। हे भगवान, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूँगी? कल सुबह ही सासू माँ से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही है तो तू मेरे वाली भी चादर ओढ़ ले। मतलब दोनों चादरों को मिला के डबल कर ले और ओढ़ के सो जा। मानव अपने हिस्से की चादर भी रूपा को दे देता है और ठंड में एक कोने में पड़ा ठिठुरता रहता है। उसकी रात तो बहुत मुश्किल से गुजरती है। अगली सुबह रूपा अपनी सास माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आपके यहाँ तो बहुत ठंड है। मुझे आप बता दीजिए कि रजाइयाँ कहाँ हैं। मैं उन्हें आपके साथ मिलकर निकाल लेती हूँ। हम उन्हें धूप लगवा लेते हैं ताकि हम रात को रजाइयाँ ओढ़कर लेट सकें। हाँ हाँ बेटा, निकाल लेंगे रसोइयाँ हम, कोई बात नहीं। अभी बहुत ज़्यादा काम है ना शादी करके, तो बाद में हम रसोइयाँ निकालेंगे। हे भगवान, ये बहू भी बस, अब क्या मुंह दिखाऊं बहू को मैं बहू को क्या कहूँ कि हमारी रजाइयाँ नहीं हैं। मेरी फूटी किस्मत। अगर मेरा आदमी चेयर पर ना बैठता तो ये दिन ना देखना पड़ता। इतनी अच्छी खासी तनख्वाह थी इनकी तो। चलो कोई बात नहीं। रूपा अपने कमरे में आ जाती है। रूपा सोचने लगती है, ये माँ जी ने तो रजाइयाँ निकालने से साफ मना कर दिया है। अब इतनी ठंड में मैं क्या करूँगी? आज रात मेरी पता नहीं कैसे गुजरेगी इस ठंड में। अगली सुबह रूपा की सास उससे कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, ऐसा कर, नहा धोकर हलवा बना ले। वो नहा धोकर साज श्रृंगार करके खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरे क्या थोड़ा सा चक्कर देखूं? हलवा तो वैसे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैंने अच्छा हलवा बनाया है। आज तो मुझे अच्छा सा नेक भी मिलेगा मेरे ससुराल वालों की तरफ से। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से सबको हलवा खाने के लिए बुला लेती हूँ। रूपा हलवा लेकर सबको देने के लिए जाती है। ननद जी, ये लीजिए आपके लिए हलवा। माँ जी, ये आपके लिए हलवा। ये जी, ये आपका हलवा। जिसके बाद रूपा अपने देवर को भी हलवा देती है और बाद में वो अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, ये लीजिए, आज मैंने हलवा बनाया है पहली रसोई के कारण। अरे बहू, वाह, बहुत अच्छा हलवा बनाया है तूने तो। अरे कमाल कर दी, इतना स्वादिष्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं मिठाई खा रही हूँ। शुक्रिया माँ जी, आप मेरी तारीफ करने के लिए। हाँ रूपा, तूने सच में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। थैंक यू जी।
भाभी, बहुत अच्छा हलवा है ये तो। मैंने तो पहले ऐसा हलवा कभी खाया ही नहीं। ननद जी, मैं आपको भी ऐसा ही हलवा बनाना सिखा दूंगी। अरे, जीती रहे बेटी। बहुत अच्छा हलवा है भाई। हमें तो आनंद आ गया खा करके। बहू, ऐसा करो, ये बर्तन उठा ले जाओ। ठीक है पिताजी, मैं ये सारा सामान उठा देती हूँ। रूपा सारे बर्तन उठा देती है। रूपा मन ही मन बहुत खुश थी कि सबको हलवा पसंद आ गया। इसीलिए वो सोच रही थी कि अब तो मुझे भारी भरकम नेक मिलेगा। वो बाहर आकर सच कर बैठ जाती है। रूपा मन ही मन सोचती है कि नेक के नाम पर तो सब चुप कर गए हैं, किसी ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकाली। या तो ये लोग बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास मनी नहीं है, या फिर ये निहायती कंजूस हैं। रूपा सोचती है कि ये रिवाज तो पूरी दुनिया में है, बहू की पहली रसोई में उसे शगुन दिया जाता है, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे शगुन ही नहीं दिया। रूपा मन महसूस कर सुबह का खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रात होते ही रूपा पर ठंड अपना कहर ठाने वाली होती है। रूपा बहुत परेशान होती है कि वह आज रात कैसे गुजारेगी। ए जी, मेरी बात तो सुनो। माँ जी ने तो रजाइयाँ ही नहीं निकाली, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। हम दोनों मिलकर रजाइयाँ निकाल लें। आप मुझे बता दो कि रजाइयाँ कहाँ रखी हैं। कोई ना रूपा, मैं कह दूंगा सुबह माँ जी से। तुम सुबह तक इंतज़ार करो। मैं बोल कर जाऊंगा कि माँ जी रजाइयाँ निकाल लो। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मैं सुबह तक रुक जाती हूँ, लेकिन ये रात मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ठंड लगती है यहाँ पर। रात को रूपा अपने बिस्तर में लेटी हुई सोचती है कि अरे मेरी फूटी किस्मत, मेरी माँ ने तो इतना ज़ोर लगाया, रजाइयाँ ले जा, बिस्तर ले जा, पर मुझे ही पड़ी थी अपने ससुराल वालों की रजाइयों में सोने की। ये तो रजाइयाँ निकाल नहीं रहे, अब ठंड में मैं ठिठुर रही हूँ। बताओ भला अब मैं क्या करूँ इतनी ठंड में। अगली सुबह मानव अपनी माँ से बात करने चाहता है। अरे माँ, रूपा को सच में ही ठंड बहुत लगती है। तुम ऐसा करो, रजाई का बंदोबस्त कर दो। अरे मानव बेटा, तू तो जानता ही है, हैं कि इतने गरीब हैं हम। तुम्हारा बाप चेयर पर बैठा है, क्या करें हम, बताओ। भाई, हमें तो ठंड सहने की आदत है। अब वो ठहरी अमीर घर की अमीर जाति है, उसे तो ठंड लगेगी ही। अब मैं क्या करूं। माँ, ऐसे करो, तुम पड़ोस से एक दो रजाई मांग लो, हम शो कर देंगे कि जे हमने रजाइयाँ निकाल ली हैं। उन दोनों की बातें दूर खड़ी रूपा सुन लेती है। रूपा को अपने किस्मत पर अफसोस होता है और वो कहती है, हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं तो बिल्कुल ही गरीब घर में आ गई, मैं तो कंगालों के यहाँ आ गई। हाय हाय, अब मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी यहाँ पर। लेकिन दूसरे ही पल रूपा को ख्याल आता है कि मेरे साथ साथ मेरे ससुराल वाले भी तो ठंड में ठिठुरते हैं। इसीलिए वो सोचती है कि मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ और कोई बंदोबस्त करती हूँ इस ठंड से बचने के लिए। यहाँ पर जो रूपा थी वो एक समझदार बहू की तरह काम लेती है, नहीं तो वो ये घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती, क्योंकि वो तो बचपन से ही अमीर परिवार में पली बड़ी थी। रूपा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना बाजार जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, क्या मैं बाजार चली जाऊँ। हाँ हाँ बेटा, चले जा, साथ में अपनी ननद को भी ले जाना। रूपा अपनी ननद के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। वो दर्जी की दुकान पर जाती है और दर्जी से कहती है, भाई साहब, क्या आपके पास कतरन होगी, मुझे चाहिए थी। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो मैं बेच देता हूँ, मैं तो नहीं कतरन रखता। लेकिन भाभी, कतरन का क्या करना है आपने। बस तुम देखती जाना मेरा जुगाड़, कतरन से मैं क्या कमाल की चीज़ बनाती हूँ। लेकिन रूपा थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि पहली दुकान पर उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद रूपा दूसरे दर्जी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, क्या यहाँ पर कतरन मिल जाएगी कपड़ों की। अरे हाँ हाँ बहन जी, वो ना कतरने एक साइड पे रखी हुई हैं, मेरे पास तो कतरन का ढेर लगा हुआ है। आप ऐसा करना, कल आना, फिर मैं आपको कतरन दे दूंगा। रूपा बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रूपा फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि सुबह होते ही उसे ढेर सारी कतरन मिलने वाली थी जिससे वो रजाइयाँ बनाएगी। इसीलिए वो सुबह होते ही जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती है और जाकर अपनी ननद से कहती है, ननद जी, क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगी, दर्जी ने कहा था कि कल कतरन लेने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ कतरन लेने के लिए चलूँगी।
रूपा एक बोरा सा उठा लेती है ताकि उसमें कतरन भर के घर ला सके। ये सब करते हुए उसकी सासू माँ उसे देख लेती हैं। वो रूपा से कहती हैं कि बहू, तुम दोनों क्या कर रही हो? अब बाजार में तुम्हें क्या काम है? ये थैला तूने किस लिए लिया है? माँ जी, वो दर्जी ने कहा था कि कल आकर कतरन ले जाना, इसलिए मैं थैला लेकर जा रही हूँ ताकि इसमें कतरन भर के घर ला सकूँ। अरे कतरन का क्या करोगी तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करती फिर रही हो दोनों। क्या करोगी कतरन का? वो तो कबाड़ा होता है। माँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपकी बहू का ही कमाल है। आप देखती जाना माँ जी, कतरन से मैं बहुत बढ़िया चीज़ बनाऊंगी, आप बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों घर से निकल जाती हैं और एक बोरी भरकर कतरन की दर्जी से ले आती हैं। आते वक्त उनको मोहल्ले की कुछ औरतें देख लेती हैं। वो आपस में बातें करती हैं। अरे ये रामलाल की बहू पता नहीं क्या गुल खिलाने लगी, अभी आई है और देखो कैसे मटक मटक कर चलती है। इतनी जल्दी से बाजार जाने की भी सूझ गई। पता नहीं क्या खरीदारी करती रहती हैं ये। वैसे इनकी बुढ़िया तो रोती रहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इनके घर तो रजाई भी नहीं है सर्दियों में लेने के लिए। उन दोनों की बातें रूपा और उसकी ननद सुन लेती हैं। रूपा की ननद इन सब बातों से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। बुरा तो रूपा को भी बहुत लगता है, लेकिन वो दोनों बिना उनको कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर ननद अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, पहले तो लोग अपनी बातें करते थे, अब तो भाभी की बातें भी करने लगे कि पता नहीं कहाँ रहती है ये और क्या करती है ये और बाजार से क्या खरीदती है। तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं माँ लोग हमारी। अरे बेटा, इसको भी क्या पड़ी थी कतरन का बोरा उठाने की? लोग तो फिर बातें करेंगे ही। रूपा उन दोनों की बातें सुनकर मायूस हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देती। रात के वक्त जब मानव घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, आज तेरी बहू बाजार गई थी तेरी छोटी बहन को लेकर। वहाँ से ना कतरन का बोरा उठा कर लाई है। पता नहीं उसका क्या करेगी ये। लगता है ये भी अपनी गरीबी का मजाक उड़ाती है। कोई बात नहीं माँ, मैं पूछ लूँगा उससे। मानव खाना खाकर कमरे में जाता है तो रूपा से कहता है, रूपा, मुझे माँ जी ने कहा है कि तुम कतर लेने मार्केट गई थी। तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, पूछा तक नहीं। तुम कुछ भी नहीं बताती हो मुझे। ये तो गलत बात है ना। और कतरन का तुम करोगी क्या? हाँ जी, वो मैं ना आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, वरना मैं आपको बता देती। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आप देखना, इनसे मैं कितनी सुंदर चीज़ बनाती हूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मानव कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि तुम इससे क्या बनाती हो। जब रूपा अगली सुबह अपना काम खत्म कर मशीन पर बैठती है तो सबसे पहले वो एक सुंदर सा गिलाफ बना लेती है उन साड़ियों से जो उसके मायके की ओर से आई होती हैं। जिसके बाद रूपा एक एक कर कतरनों को छांट लेती है और उन्हें अच्छे से गिलाफ में भर लेती है, जिससे एक बहुत सुंदर रजाई बन जाती है। वो रजाई गर्म भी होती है क्योंकि उसमें जो कतरनें होती हैं वो कपड़ा ही था जिसकी गर्माहट उस रजाई में आ गई थी। सभी घर वाले रूपा की बनाई हुई रजाई को देखने आते हैं। वो रजाई को देखकर बहुत खुश होते हैं और रूपा की तारीफ के पुल बांध देते हैं। उसकी सास तो कहती है कि ये तो हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है, इसी ने हमें ठंड से बचाया है, वरना हम इस ठंड में ठिठुरते रहते थे। उसकी ननद कहती है कि भाभी आप तो बहुत ही गुणकारी हैं, हमने आपको यूं ही सुनाया, यूं ही हम पड़ोस वालों की बातों में आ गए। रूपा अब अपनी ननद और सास की बातें सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों दिल की बुरी नहीं हैं, वो भी रूपा से प्यार करती हैं। जिसके बाद रूपा के ससुर जी की आंखें नम हो जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, मुझे तो ये रजाई इतनी अच्छी लगी है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस रजाइयों का व्यापार शुरू कर लो। रूपा को इस सब की उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी प्रशंसा होगी। रूपा अपनी एक एक कर सभी साड़ियों से रजाइयाँ बना लेती है और सभी घर वालों को रजाइयाँ देती है, जिसके बाद अब घर वालों को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता था। सभी घर वाले जाड़े में भी आराम की नींद सो पाते थे। सबकी जिंदगी में चैन और सुकून आ गया था। ये सब रूपा की वजह से हुआ था। रूपा अब अपने ससुर जी की बात पर गौर करती है। जब उसकी सास माँ
पड़ोसियों को बुलाती है रूपा की बनाई हुई रजाइयाँ दिखाने के लिए। तो पड़ोसियों को वो रजाइयाँ बहुत पसंद आती हैं। वो रूपा से कहती हैं कि हाँ हाँ, हम तो ये रजाइयाँ ज़रूर खरीदेंगे। रूपा, तुम हमारे लिए भी ये रजाइयाँ बना दो। रूपा ऐसा ही करती है, वो पड़ोस वालों के लिए रजाइयाँ बनाती है और उन्हें अच्छे दाम में बेच देती है, जिसके कारण बहुत से पैसे आ जाते हैं। फिर रूपा अपने बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके बाद वो एक अच्छा व्यापार खड़ा कर लेती है। उसके ससुर जी तो बहुत खुश होते हैं कि उसने अपने बेटे की शादी बिल्कुल सही जगह की है। रूपा ने एक अच्छी गृहिणी की तरह घर गृहस्थी को तो संभाला ही था, अब वो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और उसने व्यापार से अपने घर की आर्थिक हालत को भी ठीक कर लिया था। रूपा अब बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी, जिसके कारण मानव भी अपनी जॉब छोड़कर रूपा के साथ उसके बिजनेस में लग गया था। दोनों ने एक रजाइयों की एक अच्छी कंपनी खोल ली थी। उसके ससुर जी उस कंपनी के मैनेजर थे। वो बैठे बैठे सारा काम देख लिया करते थे। रूपा और मानव ने मिलकर उन्हें सब कुछ सिखा दिया था। अब उनके घर के हालात सुधरने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, जिसके बाद रूपा को सब घर की लक्ष्मी कहते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में जो भी अमीरी आई है वो रूपा की वजह से ही आई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।